हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और आगे भी बनी रहेगी। आज बेटा हम लोग उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी तैयारी अभी हम लोग पिछले 1-2 महीने से करते आ रहे हैं और अभी हमारे पास कुछ समय रह गया है। अप्रॉक्स 20 डेज़ का हमारे पास समय रह गया है। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी को हम लोग प्लान कर रहे हैं जो उनके लिए सबसे बेहतरीन होगी, जो अभी अभी हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है। या कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसके चलते हम लंबे अरसे से उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे होते हैं, या हम जॉब में होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या हाउसवाइफ्स हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई हैं। ठीक है, तो ये अंतिम 20 दिनों की तैयारी है। वैसे आज से करीब 22 से 23 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग जिस स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे, कल तक आप इस चीज़ को समझोगे, फिर अप्लाई करोगे। फाइनली आपके पास तैयारी के 20 ही दिन बचने वाले हैं और जिस मैदान को फैदा करने की हम लोग बात करने वाले हैं वो इतना आसान है भी नहीं। इसलिए बिना योजना के युद्ध के मैदान में उतरोगे बेटा तो मारे जाना ही सुनिश्चित है, शहीद हो जाओगे। शहीद नहीं होना है, मैदान को फतेह करके आना है। और अब की बार क्या होगा? सीटेट पार होगा। ठीक है, एक सलाह मैं दूंगा कि कोई जादू नहीं हो रहा, कोई चमत्कार नहीं दिखाने जा रहा हूँ, ना मैं और ना ही जो लोग चमत्कार दिखाने की बताने की बात करते हैं कि एक हफ्ते में आप सीटेट टॉप कर जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कर जाओगे, एक हफ्ते तो नहीं करोगे। वो एक हफ्ते की जो बात होती है वो लोग होते हैं जो सिर्फ एक हफ्ते में रिवीजन करते हैं, उससे पहले उनकी तैयारी होती है। अनायास अचानक किसी को सक्सेस ना मिली थी ना मिलेगी, और उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा उनके लिए भी ज़रूरी है जो आज अभी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं, और उनके लिए भी सुनना ज़रूरी है, उनके लिए भी समझना ज़रूरी है, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी जो अपने साथ पिछले 2 महीने से तैयारी में जुटे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा और समझ लेते हैं, पेपर को थोड़ा सा समझेंगे, और जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा वो आपके हर सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगी। बट सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं कि इसमें सीडीपी आएगा, आपका मैथ्स आएगा। मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, अभी पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। ईवीएस होगा आपका, हिंदी आएगा आपका, और इंग्लिश होगा। देखिए, इंग्लिश आपका अगर सेकंड लैंग्वेज है तो ये आपका ऑप्शनल है, आप इसको चूज़ करेंगे। कुछ बच्चों ने इंग्लिश लिया होगा, कुछ ने संस्कृत ली होगी, या और भी जो भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर ध्यान में भी आपको रखना है कि जिस भी लैंग्वेज को आपने फर्स्ट और सेकंड चूज़ किया है उसी को वहाँ पर करना भी है। बट क्वेश्चन सीरीज सबकी सेम होती हैं। ठीक है, और मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस भी आपके सबके सेम होंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप कुछ भी कीजिए, किसी भी क्वेश्चन के गलत होने पर आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार हर क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा दोगे तो आपका उत्तर सही हो जाना है। फेल होना सुनिश्चित है। हम लोग उस स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं जो सिर्फ पास नहीं कराएगी। अगर थोड़ा सा भी उस पर आपने ठीक से काम कर लिया ना तो आप अच्छा स्कोर करोगे। मैं टॉप करने की बात तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, है ना, कि 20 डेज़ में गॉड गिफ्टेड लोग ही टॉप करते होंगे। तो 20 डेज़ में कोई टॉप तो नहीं करता है, बट ये है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, किसी भी पेपर में क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं 150 में से, 150 में से। यहाँ पर आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, टाइम भी आपके पास एनफ है। अगर पर क्वेश्चन पर मिनट आप देते हो अप्रॉक्स, तो आपका 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, और उससे पहले भी हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को ठीक से आप प्रैक्टिस करे होंगे। थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं बेटा जूनियर का। पेपर 2 देख लो। पेपर 2 में देखिए सीडीपी आपका कॉमन है, सेम आना है, बट थोड़ा सा ये होता है कि थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो जाता है, मतलब टाइम टेकिंग होते हैं। क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि उसको पढ़ने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हो कि पेपर 2 थोड़ा सा पेपर 1 की अपेक्षा टाइम को कंज्यूम कराता है। बाकी
ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी चेंज हो जाना है। 30 नंबर होंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उनके पास मैथ्स और साइंस होगा, आर्ट स्ट्रीम वाले SST में होंगे, और मैथ साइंस मिला के 60 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपका SST 60 क्वेश्चंस होंगे। हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में आपका लैंग्वेजेस में सेम थिंग होता है जैसे आपके प्राइमरी में होता है। यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, मतलब आप चाहें तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और गलत क्वेश्चन के लिए आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं प्लान को। बेटा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि फ़िलहाल मैं CDP के ऊपर आज बात करने वाला हूँ, लेकिन आप यही सेम प्लान किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करोगे, आप सक्सेस होगे। फ़िलहाल CDP में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अगर इन चैप्टर्स को किसी भी विद्यार्थी ने प्रॉपर किया और इस पर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी, ठीक है, तो उसको 30 आउट ऑफ 30 लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी मेरी फुल प्रूफ गारंटी होगी। लेकिन कंडीशन है कि इतने ही समय में आप इसको ठीक से पढ़ लें, समझ लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। पहला टॉपिक आपका है विकास के सिद्धांत, मैं पढ़ा चुका हूँ। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये टॉपिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण मिलेगा। लिंक मतलब जिसको जेंडर बायस के नाम से भी जानते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग का मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। अगर किसी भी विद्यार्थी से, वैसे तो एक भी चैप्टर इसमें से अनावश्यक नहीं है, अनावश्यक तो छोड़ दीजिए, एक भी सिंगल टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। और हर टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग से कम 3 क्वेश्चन होंगे। और सिर्फ CDP में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में भी होंगे। बुद्धि को पढ़ लेंगे, इंटेलिजेंस को, और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को समझ लेंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इन टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लेगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेगा, उसे बिल्कुल भी पेडागोजी में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आप सब जानते हो कि यह एग्ज़ाम फुल्ली पेडागोजिकल बेस्ड होता है। अगर आप पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेंगे, उस पर अभ्यास कर लेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। सारी लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप उन्हें 1 बाय 1 करके पढ़ते रहिए, उनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स तो बनाने का टाइम बचा नहीं है, ये है कि उसको बार बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। यही आपके पास वक्त है और आप अपना एग्ज़ाम अच्छा लिख पाएंगे अगर जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ ये संभव है कि आप एक बार पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मिस कर देंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर उसे दोबारा पढ़ेंगे या तीसरी बार पढ़ पाएंगे अगर, तो फिर आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, और कम से कम आज से ही कम से कम बेटा 4 आवर्स आप सेल्फ स्टडी में लग जाइए। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है, चलिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको वहाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये समय नहीं है कि आप कहीं पर स्विच करें। आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो विश्वास करके पढ़िए, कहीं और पढ़ रहे हैं वहाँ भी विश्वास कीजिए। और अगर देखिए, मेडिकल स्टोर बदल देने से रोग ठीक नहीं हो जाते। ये देखिए ना कि दवाई कौन सी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से मिल रही है, रिलीफ कौन पहुँचा रहा है, कॉन्सेप्ट कौन बता पा रहा है,
किसकी बात समझ में आ रही है, कौन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। अगर वो सब बातें आपको ठीक लगती हैं तो आप वहीं रहिए, आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और स्विच ही करना था तो आपको पहले कर जाना चाहिए था। चुनाव ज़रूरी है। आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज्ञान है, कमी नहीं है इसकी, लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म या कहाँ पर बताई गई बात हमारे पाठ्यक्रम या हमारी परीक्षा को बिलोंग करती है, अगर ये बात आप समझने में कमज़ोर हैं तो वास्तव में आप शिक्षार्थी नहीं होंगे फिर। ठीक है, थोड़ा सा हट मत होइएगा, बट सच्चाई बेटा यही है, अच्छी और मीठी बातों से कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर निकलेगा। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन को किया कैसे जाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता ही दिया है कि ये चैप्टर्स करने हैं और ये मैं पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन अभी भी इन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो मुझे वो फंसते हैं, मुझे प्रॉब्लम उनमें। तो देखिए बेटा, फंसते क्यों हैं उसको समझिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ें उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है तब आप मुश्किल में आएंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका जवाब क्या बनना चाहिए ये आप बताने में असमर्थ होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है, कह सकते हो कि किसी भी विषय को जब आप पढ़ रहे हों उसके प्रति अपनी अवधारणा विकसित करना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। अब ये क्या होता है, पढ़ते तो हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या चीज़ होती है। तो बेटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझिएगा। जब आप छोटे थे और पहली बार मामा के घर गए थे, याद है? तो मामा के घर जब आप पहली बार गए थे, माँ के साथ, पिता के साथ, जिसके साथ भी गए हैं, सभी जाते हैं, तो मामा के घर की पहचान के लिए हम कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और क्या सोचते हैं कि जब हम जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि मामा का घर वो रामबालक मिठाई वाली दुकान के बगल से जो गली जाती है, उस गली में बाईं ओर से तीसरे मकान के बाद एक बिजली का पोल है, उसी से लेफ्ट टर्न हो जाना है और नीले गेट का 3 फ्लोर का मेरे मामा का घर है। समझ आ रही बात? ये एक्चुअली मामा के घर जाने के रास्ते के लिए आपने अपना कॉन्सेप्ट विकसित किया था, जबकि वहाँ पर ऑफिशियल कोई किसी न किसी मोहल्ले का नाम होगा, मामा के घर का हाउस नंबर होगा, वो एड्रेस होगा, लेकिन वो एड्रेस आपको याद नहीं है। आपको याद क्या है कि मुझे कहाँ से टर्न होना है, रामबालक मिठाई वाली दुकान के बगल से। किसी और को भी अगर मामा के घर का पता देते हो तो आप यही बताते हो। क्यों? बड़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बनाते हो। आज भी यही करते हो, आप समझते हो ना। आप एडमिट कार्ड होगा आपका, जब सीटेट का एग्ज़ाम आएगा तो आपको कोई ना कोई एड्रेस में लैंडमार्क दिया जाएगा कि फलाने बिल्डिंग के सामने आपका सेंटर है, उस गली में है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। और जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में सफल हो पाएंगे उन्हें हर विषय आसान लगने लगेगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या चीज़ है। दूसरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज के बाद मैं कोई स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पर पहली बार होगा कि इस तरह से आपको किसी ने स्ट्रैटेजी समझाई होगी। हर कोई कह रहा है कि 7 दिन में मैं जादू कर दूंगा, आप भी कर लोगे। ठीक है, अगर ऐसे जादू हो रहे होते तो बच्चा 3 महीने की तैयारी नहीं करता, है ना। और लास्ट ईयर का एग्ज़ाम अगर देख लोगे तो 7.5% तो 16.5% का रिजल्ट नहीं होता अगर ये सारी स्ट्रैटेजी अगर काम कर रही होती। स्ट्रैटेजी वही काम करेगी जो जेन्युइन होगी, जहां आपका परिश्रम लगता होगा। बिना परिश्रम के सक्सेस मिलती ना, तो किसी को मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चा। इन्हेंस रीडिंग क्या करेंगे आप, अपनी रीडिंग बढ़ा लो। हर सब्जेक्ट को बराबर से टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट पर रीडिंग बढ़ाइए। कम से कम 1.5 आवर
कि आपकी रीडिंग होनी चाहिए पर सब्जेक्ट, ठीक है। और ये आप रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएं। तो उससे घबराइए नहीं, इस घबराहट को आप कंट्रोल कीजिए, महसूस कीजिए, आत्मबल पैदा कीजिए कि आप जब दोबारा पढ़ेंगे इस चीज़ को तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाइलाइटर लेके बैठिए, हाईलाइट करते रहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या सीडीपी पढ़ रहे हो या आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहाँ से जो कुछ भी पढ़ रहे हो आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और नोट करने का मेरे पास समय नहीं है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन भूलिएगा मत, फिर से पढ़ना होगा। क्या करना होगा आपको? रिवीजन करना होगा। देखिए, रिवीजन का कोई वक्त नहीं होता, या ये नहीं कह सकते कि आप 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए, 4 दिन बाद रिवाइज कीजिए। हर विद्यार्थी अपनी मेमोरी के हिसाब से रिवीजन ले, जितने कम समय में वो भूलता हो उस हिसाब से रिवीजन ले। और इस रिवीजन का पीरियड आपको खुद ही सुनिश्चित करना होगा कि कितने अंतराल के बाद मैं किसी भी चैप्टर को रिवाइज करूं, ठीक है। अगली बात आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, आपका रीडिंग बढ़ा दोगे, आप रिवीजन लेते रहेंगे, साथ में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बताएंगे कि आपने जो कुछ भी ऊपर से सीखा है वो कितना ठहरा है। कौन बताएगा? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना। ये तो भोजन है बच्चा, यो ऊपर से जो 3 नंबर बैठे हैं ना, आप समझ पा रहे हो ना, ऊपर जो 3 लिखे में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एनहांस रीडिंग, रिवीजन, ये तो फूड है, इसे आप खाओगे, ठीक है। कितना पचाया गया है ये बताएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक। और मत भूलिएगा कि हमारी हिंदी में कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है ना, अगर वो अनवरत रूप से कंटिन्यू एफर्ट्स करना शुरू कर दे तो वो भी सुजान हो जाता, ज्ञानी हो जाता। फिर तो यार आप औसत दर्जे के लोग हैं, आप बुद्धिमान लोग हैं। आपको उतना अभ्यास नहीं करना जितना करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट बच्चा आपको बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस पर काम कीजिएगा। और एक बात मिस मत कर दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में आप के साथ क्या होने वाला है और आप कौन से 2 हथियार अपने साथ लेके जाओगे। वहाँ जितना कुछ आपने ये सब कुछ सीखा है यहाँ पर, ये कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ 2 हथियार लेके जाएंगे आप। एक आपका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, दूसरा होगा आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आएगा? ये भैया, ये दवा किस मेडिकल स्टोर पे मिलती है क्या आप जानते हो? ये वाला टैबलेट कहाँ मिलेगा क्या आप जानते हो? और ये वो विषय वस्तु हैं, वो मेडिसिन हैं जो हर किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बेहतर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, दोनों मिल जाएं अगर, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम फतेह कर सकोगे, कोई समस्या नहीं होगी। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से बिल्डअप होगा, ठीक है। ये जो आपका, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वह मेडिकल स्टोर है जहाँ से आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस नामक मेडिसिन मिलने वाली है। आप इन्हीं 4 तत्वों के ऊपर काम करेंगे, परीक्षा तक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और दोनों मिलके आपके एग्ज़ाम को बहुत प्यार से टारगेट कर जाएंगे। आप बिल्कुल घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, काम शुरू कीजिए। कुछ विद्यार्थी सिर्फ सोचते ही रहते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। बेटा काम शुरू कीजिए तो ही आएंगे, है ना।
आप मुझे देख रहे हो, फिर यूट्यूब पे किसी और को देखोगे, कल कोई और स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करो। यार स्ट्रेटजी पढ़ोगे कि करोगे भी कुछ? आपको काम करना होगा। हो गई स्ट्रेटजी, सीख लिया आपने, मेहनत नहीं करोगे तो स्ट्रेटजी एग्ज़ाम में नहीं जाएगी। आप जो सीखोगे एग्ज़ाम में वो जाएगा। क्लियर? सो आज के लिए बस इतनी ही चीज़ें हैं। और बच्चा मत भूलिएगा ये चैप्टर्स को डिस्कस करना। और देखिए अगर मैं सॉरी हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोलना शुरू कर दूंगा, बताना शुरू कर दूंगा तो बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। और दूसरी बात है, वैसे तो हर सब्जेक्ट को पढ़े जाने का अपना एक अलग ही ढंग होता है, लेकिन ये चूंकि सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें पेडागोजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप पेडागोजी पर ही काम कर लेंगे इतने बचे हुए समय में तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। क्वालिफाई के लिए बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए भैया। कितने नंबर चाहिए आपको? सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है, आउट ऑफ 150, ज़्यादा नहीं चाहिए होते। चलिए आज की क्लास को यहीं पर मैं वाइंड अप करूँगा और ज़रूर इस बताए गए स्ट्रैटेजी पर आप काम करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो आप सभी बहुत ठीक से सक्सेस हो जाएंगे। और ये अवसर आप बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा बच्चा, क्योंकि अपने यूपी में हलचल बहुत तेज़ हो चुकी है। कभी भी कोई अनाउंसमेंट हो सकता है और अगर आपके पास पात्रता परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर आप शामिल कैसे होगे परीक्षा में? ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।